हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्यूचर टाइम्स कोचिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? तो बहुत सारे लोग लाइव मुझे दिखाई दे रहे हैं आज की पहली क्लास में। पिंटू कुमार, पुष्पिंदर, लक्ष्मण और तो स्टार्ट किया जाए फिर आज। एक बार मैं कमेंट सेक्शन आ जाए हमारे सामने, क्योंकि कमेंट सेक्शन अभी मेरा ऑन हुआ नहीं है, क्योंकि अचानक सा टेक्निकल टीम ने बंद किया है। अभी आ जाएगा। इधर बोर्ड भी ऑफ हो गया है। स्टार्ट करते हैं बाकी। तो देखिए, ये बैच हम लोगों ने स्टार्ट किया था, आज इसकी पहली क्लास है और अंतिम प्रहार जो हम लोग CBT 2 और ग्रुप डी के लिए यहाँ पे फोकस करने वाले हैं। और इसमें हम डिस्कस करेंगे आपके साथ क्वेश्चन के साथ साथ ट्रिक भी, क्या क्या चीज़ें हो सकती है, कौन सा सबसे बेहतर तरीका होगा क्वेश्चन लगाने का, और कैसे आपको पढ़ाई करना है। तो इस बैच का एडमिशन आज तक ही है, ठीक है। लेकिन बहुत सारे लोगों का कहना है कि सर अभी मैं एडमिशन नहीं ले पाया हूँ, कुछ दिक्कत थी पैसे वैसे की। तो इसको मैं सोच रहा हूँ 1-2 दिन के लिए और एडमिशन इसका ओपन रखा जाए, ऐसा हमारा विचार है। और ये बैच बहुत मिनिमम प्राइस में रखा गया था, मात्र 99 रुपीज़ का, CBT 2 और ग्रुप डी के लिए 30 डेज़ का स्पेशल क्लास है आपके लिए। और यहाँ हम करने वाले हैं, देखिए फिर से बहुत सारे लोग कमेंट अब मुझे आने लगा सामने। समरेंद्र, पुष्पेंद्र कुमार, जितेंद्र कुमार, बलराम कुमार यादव, कुलदीप कुमार, कई सारे लोगों के कमेंट आ रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग लाइव देखते हैं, बहुत सारे लोग बाद में आके ज्वाइन करते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पहले तो इस क्लास को, फिर बाकी हम चर्चा करेंगे आगे। तो हम डिस्कस करेंगे 30 दिन आपके साथ वो बेस्ट क्वेश्चन, उनका क्या सलूशन हो सकता है जो अभी रिसेंट एग्ज़ाम में आए थे, या फिर आपके एग्ज़ाम में क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सारी चीज़ हम क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो स्टार्ट हो जाएं, सभी लोग रेडी हो जाएं। और आज क्वेश्चन का सबसे पहला, मतलब आज के टेस्ट का या फिर आज के क्लास का ये पहला क्वेश्चन आपके सामने, और ये 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, दो आपका CBT 1 का एग्ज़ाम हुआ था। और क्वेश्चन देखिए क्या कुछ इस तरीके से नंबर है, इसका महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए बोला है। तो क्या इसका ट्रिक हो सकता है वो, और क्या इसका बेसिक हो सकता है। देखिए तो इसमें कैसे कैसे हम लोग कर सकते हैं वो चीज़ समझेंगे। हाँ, अच्छा, कुलदीप का कहना है कि उनके 35 में 32 से 33 नंबर आ जाते हैं। तो बिल्कुल, अगर 32-33 आ रहे हैं तो थोड़ी और प्रैक्टिस करिए, पूरे मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। एग्जाम में अगर आपके बहुत आसानी से ला सकते हैं। 35 नंबर भी लाना बहुत बड़ा टास्क नहीं है, और ग्रुप डी में तो वैसे भी 25-25 लाना ईजी है। बस आपको बड़े क्वेश्चनों को देख के डरना नहीं है, और जो कुछ नए टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, कुछ नया दिख जाए तो उसके लिए वही हम आपको कराने वाले हैं, उसमें आप फंसेंगे नहीं। जो जो क्वेश्चन आपके नया बन सकता है, जो जो आया होगा CBT 1 में बेहतर क्वेश्चन, उसके हिसाब से मैं आपको वहाँ पे क्रिएट करूँगा। प्रियंका प्रियंका खटनाकर, अच्छा बहुत सारे ठीक है, बैठे हुए हैं क्लास के लिए। तो ये पहला क्वेश्चन है, ये बताइए कि जैसे अगर मान लीजिए आप जो लोग CBT 1 के जिनके सेट में ये मिला होगा वो तो ठीक है, बाकी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करना है, एग्जाम में डायरेक्ट आंसर कैसे लाएंगे हम, इस पे चर्चा करने के लिए क्या हो सकता है। और जो क्वेश्चन हम बताएंगे आपको, उस क्वेश्चन के साथ उसके हम थोड़ा सा उस पर और चर्चा करेंगे, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट और डेवलप हो। तो मैं पहले तो जानना चाहता हूँ कि जो लोग CBT 1 का एग्ज़ाम दिए हैं, देखिए किसी न किसी का सेट का ही एग्ज़ाम है, और ये आया था आपका 17 जनवरी वाले में। तो ऐसे क्वेश्चनों को कैसे डील करेंगे। ऐसा क्वेश्चन क्या पहले भी आया था? हाँ, तो बिल्कुल पहले भी आया था, CHSL में पूछा गया था, ठीक है। और इसके अलावा कई छोटे छोटे एग्जाम में भी इस टाइप के क्वेश्चन बने थे, सेम टू सेम तो नहीं, लेकिन ऐसे भी बने थे। और इसमें ज़्यादातर हमेशा आपको लगभग 99% टाइम आपके साथ SCF ही पूछा जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन अगर बनेगा तो उसमें SCF ही आएगा। तो यहाँ पे मैं अभी तक वेट कर रहा हूँ कि शायद किसी का आंसर आ जाए तो मुझे एक बार कमेंट करेगा, लेकिन अगर नहीं भी आ रहा है तो हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि अगर आएगा आपके साथ, क्योंकि अगर CBT 1 में पूछा गया तो ये ग्रुप डी में वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, क्योंकि ग्रुप डी में भी वैसे ही क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। और जो CBT 2 में भी ऐसा क्वेश्चन हो सकता है, SCF एक ही क्वेश्चन ऐसा हो, क्योंकि मैंने अभी 3-4 सेट मैंने उसका पढ़ा, थोड़ा रीड किया, वहाँ से क्वेश्चन हमने उठाया कि हाँ, तो उसके हिसाब से मैंने क्वेश्चन ले लिया कि क्या ऐसे क्वेश्चनों को आप बना पाते हैं, और नहीं बना पाते हैं तो कैसे आप लगाएंगे इसको, ठीक है। तो कुछ लोगों ने बताया, लेकिन मेरे हिसाब से किसी का सही नहीं आया होगा। अगर आपके एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन मिल जाए तो लगभग 90% लोग जो अभी लाइव हैं उनकी बात मैं कर रहा हूँ,
वो तो फेल दिखाई दे रहा है मुझे इस वाले क्वेश्चन के लिए। और दोनों के क्वेश्चन करने वाले हैं, स्पेशली एडवांस के क्वेश्चन को हम ज़्यादा फोकस करेंगे आपके लिए, क्योंकि एडवांस में ही मामला फंसता है मैक्सिमम लोगों का। अर्थमेटिक के क्वेश्चन भी करेंगे लेकिन एडवांस पे ज़्यादा फोकस रहेगा, क्योंकि वहाँ से मार्क्स आपको ज़्यादा मिलने वाले हैं। और अर्थमेटिक में नंबर सिस्टम पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा, ठीक है, जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। एक तरीके से नंबर सिस्टम का ही पार्ट होता है। और ऐसे क्वेश्चनों को कैसे डायरेक्ट लगा सकते हैं, तो डायरेक्ट लगाने का तरीका है ना कि जैसे ये जो पावर है हमारे पास, समझिएगा, ऐसे क्वेश्चनों को लगाने का सबसे बेहतर तरीका ये है कि जो ये पावर होता है ना इनका, इस पावर का सिर्फ एचसीएफ निकालना होता है, इन पावर का एचसीएफ, और कोई एचसीएफ नहीं निकालना है। अब ये मत सोचिए कि इसके 3 के पावर 45 करेंगे और फिर उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास देखिए इन दोनों पावर का एचसीएफ बहुत कॉमन है, दोनों में जो कॉमन नंबर होता है उसको एचसीएफ हम देखिए कैसे निकलेगा। 45 का और 35 का एचसीएफ निकाला तो इनके डिफरेंस को निकालिए, तो इनका डिफरेंस हमारे पास कितना आ गया 10। तो 10 से ना तो ये कट रहा है ना तो ये कट रहा है, तो ये तो एचसीएफ होगा नहीं। तो फिर इसका सबसे बड़ा फैक्टर क्या होगा 5 गुणे 2, तो 5 से कट रहा है क्या, 5 से ये दोनों कट गए, तो यही हमारा एचसीएफ 5 होगा। और यही आंसर हो जाएगा डायरेक्ट ऐसे कि 3 के पावर 5 और -1। ये नीचे वाली बेस वाली वैल्यू में कोई चेंज नहीं करना है, बेस वाली वैल्यू में कोई चेंज नहीं करना है। जो ये पावर है इनका एचसीएफ निकालिए और डायरेक्ट सीधा सीधा लिख दीजिए। तो 3 के पावर 5 अगर हम चाहें तो कर सकते हैं, ये 243 होता है। 3 का गुणा अगर 5 बार करेंगे तो 3 गुणे 3 गुणे 3 ऐसे करेंगे तो ये आ जाएगा 243, और 243 -1 और ये आ जाएगा 242, ठीक है। तो या तो आपको ऐसा ऑप्शन मिल जाएगा या तो इस तरीके से मिल जाएगा, अगर छोटा नंबर होगा तो ऐसा भी ऑप्शन देखने को मिलता है। तो कुछ लोगों ने सही लास्ट में बताया, जैसे कुलदीप ने सही बताया था, समरेंद्र कुमार ने सही बताया था, पिंटू कुमार भी सही बताए हैं, ठीक है। बाकी पहले चांस में तो गलत आंसर था कुछ लोगों के। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जब भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन मिलेगा तो हम इसमें क्या करेंगे, हाँ इसमें क्या करेंगे, इनके पावर का हम निकालेंगे सिर्फ एचसीएफ। ध्यान रखिएगा, जैसे अगर हमारे पास 3 के पावर a, या 3 का मतलब यहाँ कुछ भी रहे, अगर हम यहाँ पे हम ऐसे बात कर लेते हैं कि x के पावर a + 1 है और x के पावर b + 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा ना वो क्या होगा हमारे पास, x के पावर एचसीएफ ऑफ ए बी और +1 हो जाएगा, ठीक है। अगर इनका एचसीएफ निकालना है दोनों का तो ये ध्यान रखेंगे डायरेक्ट आंसर हमारा मिलेगा। अगर दो संख्याएं ऐसे कुछ दी हुई है तो अगर इनका एचसीएफ निकालना है तो क्या होगा आंसर में हमारे पास, x के पावर a और b का एचसीएफ +1। अगर ये माइनस रहता बीच में, यहाँ माइनस तो यहाँ -1, ये हम करने वाले हैं इसमें, ठीक है, कि एक +1 और एक क्या होगा हमारे पास -1 होगा। जैसे एक एग्जांपल के लिए और समझिए, प्रैक्टिस करना ही मतलब कि अगर ये दोबारा मिले तो आपको ये दिक्कत ना आए, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं और लिखता हूँ, जैसे इसका आंसर क्या होगा आप लोग बताइएगा। 7 के पावर 41 -1 और 7 के पावर 43 -1 का एचसीएफ क्या होगा, ट्राई करिए, जल्दी से ट्राई करके बताएंगे कितना होगा, जल्दी से कमेंट करिए। आपके पास क्वेश्चन दे दिया गया है और मैं चाहता हूं कि आंसर इसका सीधा सीधा मिल जाए जल्दी से। हाँ, कुछ लोग मैसेज किए कि अंतिम प्रहार क्लास कब स्टार्ट होगी, तो क्लास स्टार्ट हो चुकी है, अगर लाइव है तो देख सकते हैं आप। जल्दी बताइए, जल्दी कमेंट करिए, कमेंट कमेंट कमेंट, और आंसर आने भी लगे हैं और मेरे हिसाब से आप लोग समझ भी गए। 2 लोगों ने आंसर दे दिया सबसे पहले, 2 3 4, अच्छा कई लोगों के आ रहे हैं, कई लोगों के आंसर मुझे दिखाई दे रहे हैं, तो आपने कुछ तो समझा। थोड़ा सा इसके एक लेवल ऊपर भी ले जाएंगे हम, जिससे कि आपका लेवल और स्ट्रॉन्ग बने। हम नहीं चाहते कि एक जगह आप फंसे रहें इसमें। तो यहाँ पे क्या होगा ना कि अगर इन दोनों में कुछ कॉमन तो मिल ही नहीं रहा है, अगर इनका डिफरेंस भी देखेंगे ना तो ये हमारे पास क्या होगा, देखिए अगर डिफरेंस भी देखेंगे तो 2 आएगा, 2 से कटेगा नहीं तो एचसीएफ 1 होगा। जब कुछ कॉमन नहीं मिलता तो 7 के पावर 1 -1 और आंसर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 2 डिफरेंस 2 तो आया लेकिन 2 से कुछ कटने वाला नहीं है, तो एचसीएफ इनका कितना होगा, 1 होगा और आंसर 6 वाले सही होंगे। जितेंद्र 48 नहीं होगा, 48 कैसे कर सकते हैं। तो एक तो ये आ गया बेसिक वाला क्वेश्चन, लेकिन इसी में एक लेवल और इंक्रीज करके देता, अगर वो आ गया तो कैसे करने वाले हैं उस पर भी आपको चर्चा करना होगा, ठीक है, कि इसके ऊपर का नंबर आ गया तो। जैसे उसके लिए मैं एग्जाम्पल बताता हूँ, एक छोटा सा चीज़ समझिएगा पहले, कि जैसे अगर मैं बोलूँ कि कहीं हमारे पास लिखा है ना कि 10 के पावर 13 लिखा है और 10 के पावर मान लीजिए हमारे पास लिखा है 9 लिखा है, अगर इन दोनों का एचसीएफ निकालना हो, इन दोनों का एचसीएफ, तो एचसीएफ क्या होता है कि जो सबसे बड़ा कॉमन होता है 2 नंबर के बीच में, तो देखिए इसमें भी 10 ही है, 10 के पावर 9 है, इसमें भी हमारे पास 10 के पावर 13 है, तो जो छोटा वाला नंबर होगा ना यही सबसे बड़ा कॉमन है, क्योंकि इसको काट देगा, ये खुद को तो काटेगा ही काटेगा, इसको भी काट लेगा। तो ये हमारे पास एचसीएफ क्या हो जाएगा, 10 के पावर 9 हो जाएगा। यहाँ पे 10 के पावर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। जैसे कोई भी नंबर रहे, जैसे अगर मान लीजिए कहीं लिखा, ऐसा भी डायरेक्ट क्वेश्चन मिल सकता है कि 2 के पावर मान लीजिए 15 लिखा है, 2 के पावर 13 लिखा है, 2 के पावर 17 लिखा है, 2 के पावर 19 लिखा है। अगर बोला इन सभी का हमको चाहिए एचसीएफ, अगर बेस सेम है, देखिएगा ध्यान से, एचसीएफ तो 2 तो सब में है,
अब ये कौन सा नंबर होगा जो सबके लिए कॉमन बन जाएगा? वो नंबर बनेगा जो सबसे छोटा वाला है, क्योंकि पावर देखिए बस अलग अलग है, बेस सबका सेम है। तो 2 के पावर 13 से इसको भी काट सकते हैं, इसको भी काट सकते हैं, इसको भी काट सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास आंसर आएगा वो 2 के पावर में कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा। ऐसा कर सकते हैं। या एक और नंबर मैं लिख के देता हूँ आपको, कि जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे 5 के पावर 3 है, 5 के पावर 7 है, 5 के पावर 9 है। और अगर इन सभी का एचसीएफ निकालना हमको, एचसीएफ, तो इस केस में हम एचसीएफ क्या कैसे निकालेंगे? इसका जो सबसे छोटा पावर होगा, अगर बेस सेम है तो ये वाली वैल्यू इसका क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? 5 के पावर 3 हो जाएगा। समझ गया क्या? ये बेसिक, ये डायरेक्ट क्वेश्चन में मिल सकता है और मिला भी है, ऐसा नहीं कि नहीं मिला है। ठीक है, ये आपका मिला भी है। और इस पे क्वेश्चन मैं देना चाहता हूँ, इसको एक बार जल्दी से आप लोग करके मुझे बताइएगा। एक थोड़ा सा बेहतर क्वेश्चन, थोड़ा सा आपके लिए एक बेहतर क्वेश्चन जो हो सकता है आपके एग्जाम के हिसाब से। जैसे क्वेश्चन मैं बना दूं, अगर मैं एक ऐसा क्वेश्चन लिख दूं कि आपको निकालना है एचसीएफ, यही होगा मैक्सिमम लेवल, इससे ऊपर कोई नहीं आ सकता है। कोई भी एग्जाम हो जाए, अगर इसमें आएगा तो मैक्सिमम लेवल यही बन सकता है कि जैसे 2 के पावर, और 2 के पावर हमने लिख दिया 17 + 1, ठीक है। और एक हमने लिख दिया एक ब्रैकेट में 2 के पावर 19 + 1। और इनका एचसीएफ हमको निकालना है, इनका एचसीएफ निकालना है। पुराना वाला कॉन्सेप्ट और अभी वाला कॉन्सेप्ट दोनों को मिला के ये क्वेश्चन हो गया। दोनों को मिला के, दोनों को मिलाने का मतलब समझ रहे हैं कि पुराना वाला कॉन्सेप्ट ये था हमारे पास कि जैसे अगर ऐसा पैटर्न बन जाए तो आपको क्या निकालना होता है? जैसे 2 के पावर में एचसीएफ ऑफ, अब जो यहाँ पे नंबर होगा, जैसे ये वाला नंबर और ये वाला नंबर, इनका एचसीएफ 2 के पावर 17 और 2 के पावर 19 और प्लस में 1 होगा। अब देखिए इसके बराबर क्या होगा? देखिए ये तो होगा हमारे पास। अब इनका एचसीएफ निकालना हमने अभी अभी सीखा पीछे वाले में, कि अगर बेस सेम होता है ना तो जो सबसे छोटा नंबर होता है वही एचसीएफ होता है। तो यहाँ पे भी बेस सेम है, यहाँ भी 2 ही है और यहाँ भी 2 ही है। एक में 17 है, एक में 19 है। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा 2 के पावर 17 और +1। तो ऐसे केस में हमेशा आंसर जो छोटा वाला नंबर होता है ना वही एचसीएफ बन जाता है। ध्यान समझिएगा, जो छोटा वाला नंबर होता है ये वाला, यानी जिसके पावर में, वही हमारा क्या हो जाता है? आंसर हो जाता है। क्योंकि इन दोनों का एचसीएफ वही होगा। तो कॉमन ये होगा, कुछ लोग इसमें 1 दे देते हैं, 2 दे देते हैं, अलग अलग ऐसा आंसर, और ऑप्शन में दिया भी रहता है वो होगा नहीं। ठीक है, हाँ ये होगा नहीं, इसको ध्यान रखेंगे। जैसे एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था सीएचएसएल में, ठीक है, इसको भी समझिएगा। तो सीएचएसएल में ऐसे दिया हुआ था 3 के पावर 333 +1, ठीक है। और एक ब्रैकेट में दिया था 3 के पावर 334 +1, और इनका निकालना था एचसीएफ। अब यहाँ से भी देखिए क्वेश्चन रिपीट होगा, बिल्कुल ध्यान रखेंगे इसको। तो इसमें हम क्या करेंगे इसमें हम क्या करेंगे कि देखिए पहला हमारा जो आंसर होगा वो निकालने का तरीका क्या होगा? 3 के पावर, ये जो नंबर होगा पावर में ना, इनका भी एचसीएफ निकालते हैं। अगर एक पावर रहता तो उसी का निकालते हैं, लेकिन यहाँ पावर के ऊपर में पावर है तो एचसीएफ आप क्या होगा? एचसीएफ मैं लिख रहा हूँ लेकिन आपको लिखना नहीं एग्जाम में। 3 के पावर 333 और 3 के पावर 334, और ये +1 तो रहेगा ही रहेगा। अब देखिए इसके बाद क्या होगा कि इनका एचसीएफ अभी निकालना बाकी है। तो जो छोटा वाला पावर होगा वही आंसर होगा। 3 के पावर 333 और प्लस में 1, तो यही क्या आंसर होगा। तो हमने देखा कि जो छोटा वाला नंबर है वही एचसीएफ बन के आ जाता है यहाँ पे। ठीक है, वही एचसीएफ बन के हमारे पास। क्या समझ गए तो जल्दी से कमेंट करिएगा, हाँ समझ में आ गया। तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो इस टाइप में आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। माइनस रहेगा तो ध्यान रखेंगे यहाँ माइनस माइनस होगा, प्लस रहेगा तो प्लस रखेंगे हम दोनों साइन में। अगर दोनों में अलग अलग आ गया तो फिर ये काम नहीं करेगा, ध्यान रखिएगा। जब भी होगा ये प्लस प्लस होगा तो प्लस प्लस के लिए, या माइनस माइनस होगा तभी के लिए होगा। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। देखिए इसमें पॉसिबिलिटी और बहुत सारा बन सकता है। पावर कहीं कुछ और आ गया, इवन हो गया, माइनस में 1 प्लस में, तो निकल सकता है। कॉमन सेंस लगाइए, जो दोनों में कॉमन होगा वो कर सकते हैं, लेकिन वैसा पूछा नहीं जाएगा, ध्यान रखिएगा। उसी लेवल तक हम जाएंगे जहाँ तक आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि अभी तक कहीं नहीं पूछा गया तो एक्स्ट्रा रिसर्च करने का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि रिसर्च करेंगे तो टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा एक क्वेश्चन पे। हाँ, लेकिन इतना जरूरी है कि जहाँ तक पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में वो सारा डिस्कशन हम करेंगे, कि अगर उस वैसा क्वेश्चन आया तो और आगे क्या पूछा जा सकता है अभी मैक्सिमम लेवल। ठीक है, तो क्लियर है। तो आगे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और ये था आपका CBT 1 का, तो रेडी रहें इसके लिए। ऐसा क्वेश्चन मिलने का चांस है, किसी न किसी के सेट में आपको मिल जाएगा। अब ये दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आ गया है कि अगर साइन 3x - 20 बराबर में cos 20 माइनस में 3y, ठीक है। एक्चुअली में ये डिग्री यहाँ पे लगा होगा, ये डिग्री होगा और यहाँ पे डिग्री होगा। डिग्री मतलब एंगल है ये। और यहाँ पे हमसे पूछा गया x - y की वैल्यू क्या होगी। तो 12 जनवरी वाला पेपर है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए और बताइए मुझे, ठीक है, कि क्या होने वाला। अभी सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन ही करने वाले हम लोग, ठीक है। ज़्यादातर मैक्सिमम आपको नए क्वेश्चन जो आएंगे वही डिस्कस होगा।
तो जल्दी से कमेंट करिए और बताइए क्या होगा आंसर, नहीं तो फिर हम डिस्कस करेंगे इस पे भी क्या क्या चीज़ें हो सकती है कि ऐसे क्वेश्चनों को किस तरीके से डील करना है और इसमें और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं जो आपके एग्जाम में आएगा। देखिए अगर ऐसा पूछा गया तो इससे रिलेटेड और क्या क्या आने वाला है, जितना हम आपको बता देंगे इस 30 दिन में उसके अलावा कुछ नहीं आएगा आपके एग्जाम में। मैक्सिमम हमारा कोशिश है कि अगर 35 क्वेश्चन CBT 2 में बनता है तो 35 के 35 इस 30 दिन के क्लास से आपको मिल जाए, ठीक है। और 25 क्वेश्चन ग्रुप डी में मिलता है तो वो तो 100% मिलेगा, ठीक है। ग्रुप डी वालों को तो एकदम ही टेंशन नहीं लेना है क्योंकि उनका पूरा का पूरा 100% मैच करने वाला है। बस डेटा चेंज हो सकता है आपको क्वेश्चन भी सेम मिल जाए बहुत सारे, और पैटर्न आपको सेम ही मिलने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि हम सारे क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं, जितने भी क्वेश्चन आपके पॉसिबल हैं, ठीक है, बन सकते हैं, वो सारे डिस्कस होंगे यहाँ पे। और कुछ लोगों ने आंसर देना भी स्टार्ट कर दिया जिनका बेहतर है मैथ्स, और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका तो फिक्स है पहले से कि वो कर सकते हैं बहुत आसानी से, 30+ तो कोई भी ला सकता है। ऐसे बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए ये क्या होता है ऐसा क्वेश्चन, अब आपके दिमाग में शुरू कैसे हुआ कि ऐसा कैसे करेंगे। तो कभी भी अगर आपके पास ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन मिल जाए और उसमें साइन बराबर कॉस दिया हो, एंगल कुछ भी दिया हो, इनके साथ एंगल बदलता रहेगा, ठीक है। ये नंबर जो होंगे ना ये कुछ भी बदल सकता है। इसके जगह पे हो सकता है कि यहाँ 50 हो, यहाँ पे यहाँ 5x हो, यहाँ पे 6x हो, यहाँ पे 15x हो, यहाँ पे कुछ y हो, कहीं थीटा हो, कहीं अल्फा हो, बीटा, गामा, कुछ भी आए। लेकिन साइन बराबर कॉस कब पॉसिबल होता है, ये होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, जिसका नाम आप सुनेंगे। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा आता है पूरक कोण से, कि पूरक कोण क्या होता है। पूरक कोण का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, और कॉम्प्लीमेंट्री में हमारे पास क्या होता है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल तभी हम बोलते हैं जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है। तो अगर दो कोणों का योग 90 होता है कहीं पे भी दो एंगल में, तो उस केस में ही पॉसिबल है कि साइन और कॉस बराबर हो। मतलब अगर कहीं पे भी लिखा है ना, ऐसे अगर कहीं दिख जाए आपसे ना कि साइन थीटा बराबर कॉस अल्फा, अगर ये लिखा हुआ दिख जाए तो ये मान के चलिए कि जो दोनों कोण है थीटा अल्फा, इनका सम 90 ही आ सकता है और कुछ नहीं। मतलब ये अगर लिखा हुआ है कि यदि इतना बराबर साइन बराबर कॉस, तो ये जो एंगल छुपे हुए हैं इनके साथ, इनका सम हमेशा 90 डिग्री ही होगा और कुछ पॉसिबल नहीं है। साइन बराबर अगर कॉस कहीं पे लिखा जाएगा आने वाले समय में, तो इसका मतलब सिर्फ क्या होगा कि इन दोनों कोण का सम 90, इसका मतलब कि इन दोनों का सम, ये पूरक है तब ये बराबर होंगे, या ये बराबर है ये पूरक होंगे, ठीक है। ये उल्टा वाइस वर्सा चलता है। अगर 90 दिया है कोण में, कहीं बोला कि a बराबर b, a+b बराबर 90 है, तो हम लिख सकते हैं साइन a बराबर कॉस भी लिख सकते हैं। अब हमको ये पता चल गया कि साइन बराबर कॉस, और क्या क्या लिख सकते हैं बराबर, थोड़ा सा और चर्चा करते हैं इस पर, थोड़ा सा बेहतर करते हैं इसको, चर्चा को बढ़ाते हैं। कि देखिए अगर हमारा a+b का मान लीजिए 90 है, मतलब ए बी कोण है, तो हमारा पहला केस तो देखिए साइन जो होता है वो ये दोनों कोण, मतलब ये इधर इधर कोई भी आ सकता है, बी यहाँ पे ए, मतलब इन दोनों का सम 90 होगा। दूसरा साइन के साथ देखिए टैन में भी दे सकता है, टैन ए बराबर कॉट बी भी लिखा जा सकता है, ये भी आपको मिल सकता है। और तीसरा मिलता है सेक ए बराबर में कोसेक बी, ये तीनों में से कोई भी दे सकता है, तीनों में से कोई। जैसे आज वाले जो 2021 में आया था तो साइन कॉस दिया, हो सकता है आने वाले समय टैन कॉट दे दे या सेक कोसेक दे दे, ठीक है। और यहीं से कुछ और भी चीजें बनती हैं, इनको देने का एक अलग अलग तरीका हो सकता है, इस पर अभी हम और चर्चा करेंगे, लेकिन पहले क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। तो अगर कहीं पे भी आपको क्वेश्चन में साइन बराबर क्या मिल जाए कॉस, अगर ये दोनों बराबर बराबर दिख रहे हैं और इनके साथ जो भी एंगल लिखा होगा उनको जोड़ के आप 90 लिख सकते हैं, क्योंकि ये तभी पॉसिबल है कि जब ये दोनों का सम 90 हो, तभी ये बराबर हो सकता है, नहीं तो होने का कोई चांस ही नहीं है। अगर आप उसे कहीं भी लिखा है ना कि साइन ए बराबर कॉस बी है, तो आप क्या बोलेंगे, तो मतलब ए और बी का सम कितना रहा होगा, 90 डिग्री रहा होगा, तभी पॉसिबल है। पूरक कोण नहीं तो ये बराबर भी नहीं, ठीक है। तो अब ये और भी केस में बराबर हो सकते हैं, माइनस में प्लस में, वो अलग चीज हो सकता है, सप्लीमेंट्री हम बात करते हैं, क्योंकि हमारा जो ट्रिग्नोमेट्री आता है ग्रुप डी या CBT 2 में 10th लेवल तक आता है, तो उसके आगे हमको सोचना भी नहीं है। अगर उसकी चर्चा करनी हो तो बहुत सारे मैंने वीडियो ट्रिग्नोमेट्री के डाले हैं, लगभग 20 घंटे के यूट्यूब पे भी है, आप वहाँ पे देखेंगे, आपको पता चल जाएगा कि और क्या क्या पॉसिबिलिटी होती है। लेकिन वहाँ तक अभी नहीं जाना आपको, क्योंकि वहाँ जाएंगे तो आप अपने आप को कन्फ्यूज करेंगे। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट है कि अब इन दोनों सम का जो होगा ना 90 होगा, तो इनको जोड़ लेंगे ऐसे, 3x माइनस 20 प्लस 20 माइनस 3y बराबर में 90 डिग्री। तो जो जो कट जाए काट दीजिए। ये वाला कट गया, और देखिए यहाँ बचा 3x माइनस 3y बराबर में 90 बन गया। अगर 3 कॉमन ले लें तो x माइनस वाई की जो वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 90 आ गई। तो 3 से ये कट जाएगा 3 बार में, और x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 30 आ गई। अब जरूरी नहीं कि हमेशा x माइनस वाई ही पूछ ले, आपसे ये पूछ लेता ना कि बता दीजिए इसका tan x माइनस वाई की वैल्यू क्या होती, ऐसा भी पूछा जा सकता क्वेश्चन में। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं tan 30 और इसका मान लिख लेते हैं जो भी मान हमारे पास आता, ठीक है। तो ये मान ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता था।
और इन्हीं को अलग अलग तरीके से घुमाया जाता है। कम्प्लीमेंट्री से क्वेश्चन आना ही आना फिक्स है। जो एक टॉपिक होता है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर में, पूरक कोण जिसको हम बोलते हैं, और यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलता ही मिलता है। साइन कॉस के साथ मिले, टैन कॉट के साथ मिले, सेक कोसेक के साथ मिले, लेकिन मिलेगा ही मिलेगा। तो यहाँ पे एक्चुअल जो आंसर था वो 30 वाला था, और 30 कई सारे लोगों ने दिया भी था आंसर। तो आगे एक बार थोड़ा सा और डिस्कस मैं करता हूँ इसमें कि और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या इसको ऐसा लिखा जा सकता है। आप खुद से देखिएगा इस वाले से एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसको हम इधर ला दें अगर, तो ये हो जाएगा tan a, और ये नीचे आएगा, इधर आएगा ना, तो नीचे लिखेंगे तो 1/cot बन जाएगा, कॉट अरे tan बन जाएगा, तो इधर आएगा तो tan b हो सकता है, और इसके बराबर में 1 आ जाएगा। इधर कुछ नहीं बचेगा तो क्या बचेगा 1। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इनका गुणा भी किया जाएगा ना और इसके बराबर में 1 लिखा होगा तो भी इनका सम कितना होगा, 90 होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन देखिएगा, अगर मैं ऐसा क्वेश्चन लिख दूं कि tan 2 थीटा इंटू में tan 3 थीटा बराबर में 1, ऐसा मैंने लिख दिया, और बोला कि थीटा का मान क्या होगा, तो tan का गुणा करने पे 1 कब आ सकता है, जब आपका दोनों कोण का मान 90 डिग्री होता हो। सम मतलब दोनों का योग कितना होता होगा, 90 डिग्री। तो हमारे पास क्या मिला यहाँ पे, अगर देखा जाए तो इन दोनों को जोड़ दें, अगर इन दोनों को जोड़ दें तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 2 थीटा प्लस 3 थीटा बराबर में 90। मतलब 90 रहेगा अगर, तभी ये पॉसिबल है, नहीं तो नहीं हो सकता। तभी हम 90 यहाँ लिख रहे हैं। तो 5 थीटा की वैल्यू 90, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, 18 डिग्री। तो ये भी पूछा जा सकता था। tan में पूछेगा तो गुणा करके भी दे सकता है, या अगर इधर लिखता तो कॉट में लिखता, ठीक है, बराबर लिखता तो कॉट लिखता, एक तरफ लिखेंगे तो दोनों tan हो सकते हैं। इसीलिए देखिए कभी कभी हमारे पास एंगल में भी दिया रहता है। ऐसे देखिएगा, एक क्वेश्चन ऐसा दे देगा आपको कि tan मान लीजिए हमने लिखा है 1 डिग्री और इनटू में लिख दिया tan कितना, 89 डिग्री। अब बोला इसका मान बताइए, तो अब यहाँ कोड पहले से दिया हुआ क्वेश्चन में और आपसे मान पूछ लिया। अगर मान दे दिया होता एक तो हम बोलते हैं कि नहीं इनका सम 90 होता। तो हमने देखा कि इन दोनों को जोड़ने पे 90 आ रहा है, इसका मतलब इसकी वैल्यू 1 होगी। इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। अब कभी कभी एक नहीं दो लिख देता फिर, कि चलिए लिख देते हैं यहाँ पे tan 1 इंटू में tan 2 और इंटू में tan 89 इंटू में tan 88, तो भी कोई दिक्कत नहीं। देखिए इसका वाला इसके साथ मिलेगा तो कितना आएगा, 1 आ जाएगा ये वाला, और इसका वाला देखिए 90 मिलके ये भी, तो 1 इंटू 1 बराबर 1 ही आएगा। तो इस पे कई अलग अलग तरीके से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। जैसे कभी कभी ऐसे भी लिख देता है क्वेश्चन में, ऐसा दे देता है कि tan 1 tan 2 tan 3 और ऐसे लेके जाता है tan 89 तक। तो देखिए ये भी सारे 1 हो जाते हैं। देखिए इसके साथ 1 होगा, फिर 2 के साथ बनेगा, फिर 3 के साथ, ऐसे बनता जाएगा 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, और सबका गुणा करने पे 1 ही आता है हमारे पास। कितना बनता है, 1 बनता है। तो तैयार रहे ऐसे क्वेश्चनों के लिए। कंप्लीमेंट्री में साइन के साथ देगा तो ज्यादातर बराबर करके देता है। जैसे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, अगर मैं एक क्वेश्चन दे दूं, जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि दिया था कि साइन 11x बराबर में cos 7x, और आपसे पूछा था फाइंड करने के लिए tan 9x पूछा था। क्या पूछा था, tan 9x का मान कितना होगा। अब देखिए, अब जैसे ही आपके माइंड में दिख गया, सबसे पहले आपको ये दिखना चाहिए, अगर नहीं देख पाएंगे तो दिक्कत होगी। कैसे देखना है कि साइन बराबर कॉस क्यों लिख दिया, तो कोई तो रीजन होगा साइन बराबर कॉस लिखने का। तो वो एक ही रीजन है, वो रीजन क्या है हमारे पास, कि इन दोनों कोणों का सम क्या होगा, 90 अंश, मतलब 90 डिग्री होगा। तभी आप साइन को कॉस के बराबर लिख सकते हैं, नहीं तो हम बराबर नहीं लिख सकते। तो यहाँ पे हमने देखा इन दोनों का सम अगर 90 है तो इन दोनों को हमने जोड़ दिया। देखिए तो कितना आ जाएगा, 11x प्लस 7x। डायरेक्ट भी जोड़ के लिख सकते थे, 90 ही लिखेंगे। तो 18x की वैल्यू कितनी आ गई, 90। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5, और ये 5 हम यहाँ पुट कर लेंगे तो ये आ जाएगा tan 9 गुणे 5 45 डिग्री, और tan 45 का मान 1 आ गया। और हो सकता है इसके साथ cot 9x भी पूछ लेता, या आपसे पूछ लेता कि नहीं बताइए, ऐसे बताइए tan 9x प्लस cot 9x, तो यहाँ भी 1 आता और यहाँ भी 1 आता, और आंसर कितना आता, 2 आया था। बहुत तरीके से क्वेश्चन देखिए पूछने का, कोई फिक्स पैटर्न नहीं है कि पूछ ले, लेकिन मेन ओरिजिनल कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि साइन बराबर कॉस कब होगा, tan बराबर कॉट क्यों होता है, सेक बराबर कोसेक होता है, इसका मतलब कोडों का सम 90 होगा। या एंगल पहले से दिया होगा तो भी आप बोल सकते हैं कि चलिए ठीक है। देखिए तो ऐसा हम कर सकते हैं क्या, कि जैसे अगर मान लीजिए हमारे पास, हमको ये पता चल गया कि साइन a बराबर में अगर कॉस भी होता है, तो आपको पता है कि ये दोनों कोडों का सम कितना होता है, 90 डिग्री होता है। अगर मैं इसको नीचे ला दूं इधर, मतलब इधर अगर लिख दूं साइन a बराबर में बटे में कॉस b, इसके नीचे आएगा क्योंकि इधर आएगा तो नीचे आएगा, तो बराबर में यहाँ क्या बचेगा, 1। तो एक चीज और भी समझना है कि अगर दोनों कोडों का सम 90 होगा तो ये 1 भी आ जाएगा। जैसे कहीं अगर क्वेश्चन में आपसे मिल जाए कि साइन लिख दिया हमने यहाँ पे 51 डिग्री और यहाँ पे लिख दिया हमने कॉस 39 डिग्री,
तो इन दोनों को जोड़ने पे 90 आ रहा है, इसका मतलब इसका मान 1 होगा, क्योंकि तभी तो इसको गुणा करेंगे, तभी तो बराबर होंगे। तो इसका मतलब कभी ये नीचे लिख देना तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये 1 आ जाएगा साइन कॉस वाले में, कि ये 1 बन जाएगा इस तरीके से। जैसे कोई भी नंबर दे दिया, ऐसा लिख दिया कि साइन 1 डिग्री प्लस साइन 2 डिग्री, और यहाँ लिख दिया कि कॉस 89 और यहाँ लिख दिया कॉस 88। तो इसका मान क्या होगा, तो आप बोलेंगे ये दोनों का 90 हो रहा है, इन दोनों का 90 हो रहा है, तो ये भी 1 होगा और ये भी 1 होगा, और आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो क्वेश्चन क्रिएट किए जा सकते हैं। तो कहीं पे भी साइन बराबर अगर हमको कॉस मिल जाए या साइन बटे कॉस मिलेगा तो 1 आएगा, अगर 90 दिया होगा तो, ठीक है। या 1 दिया है तो समझ लीजिएगा 90 बन जाएगा। तो इसमें इतना ही होगा, और ज़्यादा चीज़ें अभी दोबारा मिलेगा तो फिर से डिस्कस करेंगे। तो इस क्वेश्चन में आंसर हमारा क्या था कि साइन बराबर कॉस दिया था। इतने बड़े एंगल देख कर नहीं डरना कि ये क्या पूछ लिया है, इनका बस सम कर दीजिए और ये हमको आंसर मिल जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन क्रिएट ही वैसा किया जाता है कि जो पूछा जाए वो कहीं ना कहीं यहाँ से निकले, कुछ भी ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इसको पढ़ के मैं चाहता हूँ कि इसका आंसर सभी लोग दें, बाकी लोग भी अपना ट्राई करें और बताएं मुझे कि क्या आ सकता है आंसर। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, सीबीटी में पूछा गया, और ये ऐसा कि नहीं कि नया क्वेश्चन था, ये ऑलरेडी पुराने क्वेश्चन से ही उठा के आया हुआ है, तो ये पुराना ही क्वेश्चन है। तो जल्दी से बताइए। कुछ लोगों ने बताया ए होगा, चेक करते हैं। कहीं आप बेसिक तो से तो नहीं लगा रहे हैं, बहुत सारे लोग बेसिक अप्रोच से तो नहीं जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं गलत कर रहे हैं आप। तो कॉमन सा तरीका कि ये साधारण ब्याज का क्वेश्चन है, पहले तो पढ़ने से पता चल जाएगा कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 800 रुपये की धनराशि 3 वर्ष में 920 हो गई। रेट का पता नहीं है कि 920 हुई, चाहे तो रेट निकाल भी सकते हैं, क्योंकि जो बढ़ा है कितना बढ़ा है 120, कितना होगा 800 का, वो निकालना बहुत आसान सा काम है। लेकिन हम रेट नहीं निकालेंगे क्योंकि हमको गलत तरीका से नहीं जाना है। मतलब हमको ये पता है कि 800 से 920 हो गए, जो भी रेट रहा होगा, और सिंपल इंटरेस्ट हर साल बराबर होता तो कोई टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि जो भी रेट रहा होगा तीनों साल सेम रहा होगा। अब उसमें क्या बोला है कि यदि ब्याज का रेट 4% बढ़ जाए, तो 4% बढ़ जाए, तो 4% बढ़ जाएगा तो एक साल में तो बढ़ेगा नहीं, एक साल के लिए बढ़ा नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में 3 वर्ष की बात हो रही है। तो पहले साल भी 4% बढ़ जाएगा ब्याज, दूसरे साल भी बढ़ जाएगा और तीसरे साल बढ़ जाएगा, मतलब 3 साल में कितना बढ़ जाएगा, 4 4 4 मिलके 12%। तो सिर्फ 12% हमको इस 800 का और निकाल के इसमें दे देना है, क्योंकि पुराना वाला ब्याज तो मिल ही चुका है। तो हम उसको है नहीं कि हम इंटरेस्ट निकाल के फिर से निकालें 3 साल के लिए, नहीं, ये तो ऑलरेडी जुड़ के हुआ ही है, बस हमको इस 12% निकालना 800 का। तो 12 अठे 96, क्योंकि 2 जीरो कट जाएंगे 100 से, 1/100 होता है, तो 96 और जोड़ देना है बस इसमें। तो 920 तो हमारे पास था ही, और 96 अपने माइंड में ही कर लेना है, इसको लिखने लगाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसमें टाइम नहीं होना चाहिए। तो लास्ट में 6 दिख रहा है, और लास्ट में 6 वाले 2 ऑप्शन है, और ये हो नहीं सकता, तो यही वाला बच गया हमारे पास पहला चीज़। तो उसमें भी टाइम मत लीजिए कि हम कहाँ पे लगाएं, जोड़ के निकालें, नहीं। और 920 में जोड़ेंगे तो जाहिर सी बात है यही वाला बन सकता है, ये तो आएगा नहीं। तो सीधा आंसर हमारे पास आ गया, और कई सारे लोगों ने बताया, लेकिन इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 सेकंड वाला क्वेश्चन है। कभी भी अगर आपका रेट इंक्रीज किया जाए साधारण ब्याज में, तो जितना % बढ़ेगा रेट, उतना साल के लिए गुणा कर लीजिए, और उतना विचारते हैं 12% निकालिए प्रिंसिपल का, और उसको उस नए वाले अमाउंट में जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा, ठीक है। अगर बोलता ब्याज कितना होगा, तो पहले का ब्याज 120 है, प्लस 96 और जोड़ लेंगे, इतना ही होगा। पीडीएफ मिलेगा नहीं, पीडीएफ आज आपको सारे मिल जाएंगे एक साथ। हाँ, इस बैच में मैं 30 के 30 पीडीएफ आपके लिए आज सेम डे में, आज या कल में पड़ जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है, या तो आज ही अपलोड हो जाएगा, क्योंकि पहला वीडियो आने के बाद ही पीडीएफ अपलोड हो सकता है। तो सारे के सारे पीडीएफ मिलेंगे, 30 पीडीएफ, और उनके सोल्यूशन भी आपको अपलोड में करवाऊंगा, ठीक है, कुछ दिन बाद, मतलब 2-4 दिन बाद आपको सोल्यूशन पूरा मिलेगा, और जिसको आप प्रिंट भी करा सकते हैं पूरे प्रॉपर तरीके से, जो पे होता है क्वेश्चन का सोल्यूशन, जिससे आप लोग प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। हाँ, जो लोग होंगे इस बैच में सबको मिलेगा, ठीक है, उसके लिए कंटेंट के लिए आपको समस्या नहीं आने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी एडवांस मैथ से लिया गया है, और 12 जनवरी का ही पेपर है 2021 का। और इसमें क्या दिया है हमारे पास कि एक द्विघात समीकरण है।
और द्विघात समीकरण से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, एकदम तैयार रहिएगा। ये नहीं बोल रहे हैं कि हम हर पेपर में आएगा, हर सेट में नहीं आएगा, लेकिन किसी के भी सेट में आ सकता है, क्योंकि इतने सारे लोगों का किसका एग्जाम किस कौन से फेज में होने वाला, तो ये फिक्स नहीं है। तो द्विघात समीकरण से क्वेश्चन मतलब आना ही आना एग्जाम में, ये फिक्स है। मतलब कुछ क्वेश्चन होते हैं ना, कुछ टाइप जैसे जो हर सेट में देना जरूरी होता है, जैसे टाइम एंड वर्क हो गया, परसेंटेज प्रॉफिट लॉस हो गया, तो इनको देना ही देना। लेकिन जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा ना, कि ऐसा नहीं कि हर पेपर में आपको एक क्वेश्चन देगा, ऐसा सिस्टम नहीं है। लेकिन ये है कि अगर मान लीजिए 100 सेट में एग्जाम होते हैं, किसी का 20 सेट में होता है, तो किसी न किसी 2-4 सेट में मिलेगा। तो अब 2-4 सेट किसी का भी हो सकता है, तो इसलिए पढ़ना जरूरी है। और इसका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट की बात हो रही है कि मूल बराबर है। तो मूल होता क्या है द्विघात समीकरण में? मूल का मतलब जो हम कोई भी द्विघात समीकरण लगाते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर है, एक्स है, तो इस एक्स का जो वैल्यू होती है ना, उसी को हम मूल बोलते हैं, या रूट्स बोलते हैं, या शून्यक भी बोलते हैं इसको, ठीक है। हाँ, जो उसके जीरोज होते हैं, जीरोज मतलब उसका सोल्यूशन, जो उसको हम सॉल्व करते हैं, और जो एक्स के 2 मान आते हैं। 2 मान क्यों आते हैं? क्योंकि इसका जो मैक्सिमम पावर है वो 2 है। तो द्विघात समीकरण में हमेशा एक्स के 2 मान आएंगे। अगर ये क्यूबिक इक्वेशन होता, ठीक है, तो उसमें 3 मान आते हैं। बाई क्वाड्रेटिक होता है तो उसमें कितने मान आते हैं? 4 मान आते हैं। तो जैसा पावर होता है मैक्सिमम, उतने वैल्यू आते हैं, उसी को हम मूल बोलते हैं। अब दोनों मूल बराबर हो गए, और दोनों मूल जब बराबर होते हैं ना, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है इसमें, कि 2 ही 3 तो केस होते हैं इसमें द्विघात समीकरण में। एक कि जब दोनों मूल बराबर होंगे, एक है कि दोनों मूल बराबर नहीं होंगे, और दूसरा क्या होगा कि देखिए, अगर मूल बराबर नहीं होंगे तो फिर और कंडीशन उसमें आते हैं कि मूल का अगर या बराबर होंगे तो क्या परफेक्ट स्क्वायर है कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, उसके हिसाब से देखेंगे। तो अब इसमें क्या है कि मूल बराबर, अगर मूल बराबर होते हैं ना, तो इसमें कंडीशन होता है, बस वो आप ध्यान रखिएगा कि व्हेन रूट्स इक्वल होंगे, रूट्स इक्वल एंड रियल होंगे। रियल का मतलब समझ रहे हैं ना, इमेजनरी नहीं होना चाहिए, वास्तविक मान होना चाहिए। रियल का मतलब होता है कोई चीज अंडर रूट -1 टाइप का जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, वो नहीं होना चाहिए। रियल नंबर कुछ भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है, रियल नंबर हमारा नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है, रियल नंबर पॉइंट में भी आ सकता है, वो सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन इमेजनरी नहीं होना चाहिए जो इस तरीके से क्वेश्चन में। तो अगर रूट इस इक्वल होते हैं ना, तो क्वाड्रेटिक में, तो वहां पे कंडीशन आता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका मान 0 हो जाता है। इसको हम बोलते हैं विवितकर। ये जो होता है ना, ये वाला पॉइंट, इसको हम बोलते हैं विवितकर, डिस्क्रिमिनांट, जो डीबी नाम से भी लोग जानते हैं। इसकी वैल्यू 0 होती है अगर मूल रियल हो और इक्वल हो तो, ठीक है। इसका रीजन क्या होता है वो भी हम देख लेंगे, लेकिन पहले इसको समझिए। तो हम यहाँ बी किसको बोलते हैं, से इसको कंपेयर कर लेंगे, ए एक्स स्क्वायर, इसको बी एक्स, और इसको क्या सी। तो ये बी का मान है, तो ये आ जाएगा हमारे पास m+1 का होल स्क्वायर माइनस में 4। ए का मान हमारे पास कितना है, देखिए ये वाला 4 + m, और c का मान 1 है, तो 1 बराबर में 0 कर ले। इसको इस तरफ भी ले आ सकते हैं। तो m+1 का होल स्क्वायर बराबर में हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 का गुणा कर लेते हैं इसके साथ, ठीक है। तो 4 × 4 कितना आ जाएगा, 16 + 4m आ जाएगा। और इधर भी होल स्क्वायर कर लीजिए, तो देखिए ये आ जाएगा m² + 1 और प्लस में 2m बराबर में 16 + 4m। सबको एक तरफ कर लेते हैं, देखिए m², ये वाला इधर आएगा 4m, तो यह कितना आ जाएगा, -2m हो जाएगा। ये 16 इधर आ जाएगा, तो ये घट जाएगा इसमें से, और माइनस में 15 हो जाएगा, बराबर में 0 हो गया। अब एक फैक्टर बनाना है, जो गुणा करने पे देखिए हमारे पास क्या बन जाए, 15 आ जाए और -15 आ जाए, और तो हम इसमें -5 कर लेंगे। देखिए -5 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि -5 और गुणे 3 करने पे -15 आएगा, और जब इन दोनों को जोड़ेंगे ना तो -2 चाहिए, -2। तो जो यहाँ वैल्यू आती है ना एक्चुअल में, इस यही वैल्यू अपोजिट में आंसर में आती है। अगर -5 है तो +5 आएगा, और अगर +3 है तो ये -3 आएगा। तो 5 और 3 आएगा, और एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, वो कौन सा वाला ऑप्शन है, डी वाला आंसर है। तो m के यहाँ पे 2 मान आएंगे, क्योंकि ये भी एक द्विघात समीकरण बन गया। तो डी वाले बिल्कुल राइट है यहाँ पे, हाँ डी वाले बिल्कुल यहाँ पे राइट है। डी जिनका आया वो बिल्कुल क्लियर है और सही है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। बस आपको क्या याद रखना है कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कहीं पे भी अगर क्वेश्चन में मिल गया कि जो इसके रूट्स होंगे वो इक्वल होंगे, तो ये जो वैल्यू होगी ये क्या होंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका वैल्यू हमारे पास क्या होता है, 0 के बराबर होता है। यानी जो डिस्क्रिमिनांट होता है वो 0 के बराबर हो जाता है। मूल जो होते हैं क्या होता है कि मूल जब बराबर हो जाते हैं, रियल और इक्वल हो जाते हैं, तो उस केस में जब इसका मान 0 होता है तभी इक्वल और रियल हो सकते हैं, नहीं तो ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। इक्वल होने का बस एक ही रीज़न है कि इनकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाए, 0 आ जाए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, क्योंकि अगर इनकी वैल्यू कुछ भी आ गई 0 के अलावा, 1 आ गया, 2 आ गया, तो भी मूल बराबर कभी नहीं हो सकते। तो एक ही कंडीशन है, ये 0 होगा तब, क्योंकि जो x का मान होता है ना ऐसे होता है, देखिए समझ भी लीजिए, x का मान होता है देखिए प्लस माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान में 2a। अब सोचिए कि इसमें क्या होगा,
और एक मान लीजिए प्लस वाला, इसको मान लीजिए प्लस वाला है ये, और एक x का मान आ जाएगा माइनस बी माइनस वाला, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान में 2a। तो अगर इसका मान जीरो हो जाएगा, समझिएगा इसका मान जीरो कर देंगे अगर हम, अगर ये वाला जीरो मतलब ये हट गया, और ये वाला जीरो मतलब ये भी हट गया, और माइनस से कोई मतलब रहा नहीं। देखिए दोनों मान बराबर हो गए क्या, माइनस बी बाई 2a माइनस बी बाई 2a, तो दोनों मान सेम आ गए। अगर ये जीरो नहीं होता ना तो ये पड़ा रहता इसमें, और तो फिर बराबर होते नहीं मान। तो इसका मान जीरो होना बहुत जरूरी है अगर रूट्स के मान अगर इक्वल करने हैं तो, या इक्वल अगर दिया क्वेश्चन में, और ये रियल वैल्यू भी होती है, ठीक है, हाँ ये रियल वैल्यू भी आती है, तो हमेशा ये बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी अगर इक्वल दिया होगा तो। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए इसको और बताइए। एक और सा क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है, चलिए सब लोग देखेंगे इसको। x प्रेक्षणों का समांतर माध्य m है, यदि दो प्रेक्षण 0 और m को इनके साथ शामिल किया जाता है तो नया माध्य क्या होगा। तो क्या ऐसे क्वेश्चनों को कैसे लगाना एग्जाम में, देखिए एग्जाम के हिसाब से भी सोचिए, लगाने के हिसाब से भी सोचिए। तो कितने प्रेक्षण बढ़ गए, दो लोग और जोड़ दिए गए, उसमें दो लोग और जोड़ दिए गए, मतलब जितना पहले रहे होंगे उससे दो बढ़ गए होंगे, मतलब जिससे नंबर डिवाइड होगा ना वो क्या होगा, उसमें दो ज्यादा हो जाएंगे। तो हमने क्या देखा यहाँ पे कि देखिए पहले तो x लोग थे, तो अब जो नीचे में आएगा ना वो x प्लस 2 आएगा, तो हम ऑप्शन में देखेंगे x प्लस 2 किसी में है कि नहीं है, तो यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, तो ये वाला आंसर हो गया। मतलब बिना लगाए भी आप क्वेश्चन का आंसर ढूंढ चुके हैं, और ये CBT 1 का ही है, ऐसा नहीं कि इसमें लगाना है, आपको लगाने में टाइम आपको वेस्ट नहीं करना है, ठीक है, लगाने में टाइम वेस्ट नहीं करना है। ये क्वेश्चन कुछ मेरे हिसाब से चाहिए, कट गया थोड़ा सा क्वेश्चन, लेकिन एक समझिएगा, जैसे हमारे पास क्या था कि x प्रेक्षण थे, अगर पूरा लगाना चाहे तो x इंटू एम हो गया पहला, इसमें जुड़ गए 0 और m, और अब भाग देना हमको x प्लस 2 से। देखिए ये पुराना वाला सम, ये नया वाले दोनों का, तो m कॉमन है तो m कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा x प्लस 1 और नीचे में आ जाएगा x प्लस 2। मतलब इतना बड़ा भी क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि अगर हमको दो लोग बढ़ रहे हैं तो ऑप्शन में अगर एक ही ऑप्शन में दिया है कि दो बड़े हैं, तो हम टाइम क्यों वेस्ट करेंगे इसमें, ठीक है। बिना टाइम वेस्ट किए हम आंसर निकाल सकते हैं यहाँ पे। क्लियर है? चलिए इसको देखते हैं। और इसको सभी लोग बनाएंगे और ट्राई करेंगे, हम चाहते हैं कि पहले आप ट्राई करिए। जो ज्योमेट्री भी देखिए हम पूरा फोकस करने वाले हैं, जहाँ जहाँ से देखिए ज्योमेट्री मेंसुरेशन में इसमें पूरा फोकस किया जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम दिक्कत आपको ज्योमेट्री मेंसुरेशन से बनती है मैक्सिमम लोगों को, कुछ लोगों को तो क्लियर है, ठीक है, लेकिन कुछ लोगों को दिक्कत यहाँ से आती है, तो इस पर पूरा आपको ध्यान दिया जाएगा। जो भी प्रॉपर्टी होगी वो सारा प्रॉपर्टी भी साथ में डिस्कस करेंगे हम क्वेश्चन के साथ, कि प्रॉपर्टी बना कैसे और कैसे यूज़ हो रहा है और कैसे इसको अप्लाई कर सकते हैं आगे। तो आपके पास 1 मिनट का समय, एक बार सोचिए और कमेंट करके जल्दी से बताइए किसका कितना आंसर आ रहा है इसमें। 1 मिनट ट्राई करेंगे, सभी लोग ट्राई करेंगे। अब मैं भी देखना चाहूँगा ना किस कौन कहाँ तक लेवल तक है। मेरे हिसाब से बहुत इजी क्वेश्चन है क्या ये, अभी पता नहीं, मुझे भी नहीं पता कि कैसे लगेगा ये, जब तक हम पढ़ के लगाएंगे नहीं। अभी तो मैं वेट कर रहा हूँ आपका, बस मैंने क्वेश्चन उठाया डाल दिया, क्योंकि हमको ज्योमेट्री का दिखा, ज्योमेट्री का कोई क्वेश्चन छोड़ा नहीं जाएगा आपका, ज्योमेट्री मेंसुरेशन जो भी दिखाई देगा वो सब ऐड करेंगे, लगाएंगे उसको हम लोग। देखिए ज्योमेट्री में कोई तरीके का ट्रिक लगाने की जरूरत होती नहीं है, क्योंकि ज्योमेट्री में अगर आपका कॉन्सेप्ट है कि इसमें ये प्रॉपर्टी होती है तो आपका आंसर 1-2 सेकंड में दिख जाता है, इसमें वैसे ही ईजी होता है। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं कि क्या तरीका है, कैसे लगाना है, तो वहाँ पे आप कितना भी कोशिश कर लेंगे टाइम आपका वेस्ट होगा और कुछ निकलेगा है नहीं, ठीक है। तो पी क्यू इज द डायमीटर ऑफ सर्कल हुज सेंटर इज ओ, अभी तक हमको दिखा नहीं किसी का, क्वेश्चन तो सही है ना। तो अगर मैंने एक सर्कल बना दिया ऐसे, ठीक है, और हमने बता दिया कि ये पी क्यू इसका क्या है, डायमीटर है, और इसका सेंटर हमारे पास ओ दिया हुआ है। चलिए यहाँ तक क्लियर है, सेंटर ओ दिया है। इफ अ पॉइंट आर लाई ऑन द सर्कल एंड वैल्यू ऑफ आर, आर देखिए यहाँ भी लाई हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कहीं पे भी बना सकते हैं, तो हमने ऊपर ही बना लेते हैं कि आर ही मान लीजिए यहाँ पे आर, ये वो पॉइंट है। और फिर क्वेश्चन में क्या बोला, आर पी ओ, आर पी ओ, यही बोला है ना, आर पी ओ इज 30, तो जो बीच वाला नंबर होता है ना वही एंगल को बताता है, तो ये यहाँ वाला एंगल है 30 डिग्री, ठीक है, ये वाली वैल्यू हमारे पास कितनी है 30 डिग्री। और आपसे पूछा देन फाइंड द एंगल ऑफ आर क्यू पी,
आपसे पूछा क्या आर क्यू पी, इधर वाला एंगल आपको निकालना है कि ये वाली वैल्यू कितनी होगी, आर क्यू पी। तो मेरे हिसाब से तो ऑप्शन में कुछ गड़बड़ी लग रही है क्या इसमें, क्योंकि किसी का आंसर हमको दिखाई नहीं दे रहा है इसमें। तो बहुत कॉमन सा क्वेश्चन होता है तो, और मेरे हिसाब से इसमें से तो कोई आंसर नहीं दिख रहा मुझे इसमें। PQ is the diameter of circle whose center is O if point R lie on the that circle and the value of RPO, ठीक है। एंड और ये रेडियस 30 और ये वाला हमारे पास, वैसे आंसर तो मुझे सीधा सीधा दिखाई दे रहा है, लेकिन अब इसमें हम करें क्या, कुछ और पूछा तो नहीं है इसमें। वीडियो नहीं दिख रहा, जल्दी से बताइए वीडियो दिख रहा है सबको ना, कमेंट करिए। वीडियो तो दिख रहा है ना, कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं वीडियो नहीं दिख रहा है। कमेंट करके बताइए वीडियो विजिबल तो है ना सभी को। एस नो में रिप्लाई दीजिए, कहीं बीच में बंद तो नहीं हो गया, इसलिए आंसर नहीं दिखाई दे रहे हैं आप लोगों के। कमेंट, अगर किसी को वीडियो चलती हुई दिखाई दे रही है एप्लीकेशन पे तो एक बार मुझे कमेंट करें, फिर तो हम डिस्कस करेंगे। देखिए क्या क्या पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। अच्छा वीडियो विजिबल है तो एक बार समझते हैं। देखिए क्वेश्चन में हो सकता है ऑप्शन में मिसप्रिंट हो, तो ऐसा नहीं कि ऑप्शन कहीं गलत होगा तो उसमें वो करेंगे हम लोग। तो पहला चीज़ की देखिए, अगर हमारे पास कोई हाफ सर्कल बनता है यहाँ से यहाँ तक, अगर ये है तो अगर इसको मिला दें और इसको मिला दें तो ये 90 डिग्री बनता है हमेशा। अर्धवृत्त पे बना कोण समकोण होता है। हाँ अर्धवृत्त पे बना कोण समकोण होता है। तो अब इसमें एक कोण तो 30 है, तो ये वाला कंप्लीमेंट्री नहीं होंगे ये दोनों पूरक कोण, इस बीच वाले लाइन को भूल जाते हैं क्योंकि इसका कोई मतलब हमको दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। इसकी वैल्यू हमारे पास कोई मतलब है नहीं, तो ये 30 है, ये पूरा 90 है, तो ये वाला कितना हो जाएगा 60 डिग्री, अगर ये पूछा हुआ तो इन सभी का सम 180 होना चाहिए। तो सीधा सीधा हमारे पास आ गया। आर पी ओ ही पूछा है ना, कि क्या पूछा आपसे, आर पी ओ। हाँ मे बी अगर यहाँ पे इसकी वैल्यू 39 डिग्री होती है ना तो आंसर कुछ और आ सकता था। जैसे इसके हिसाब से सपोज करते हैं अगर ये 39 रहता तो 90 में से अगर 39 घटा लेते तो ये हमारे पास 51 बन जाता, तब ये 51 आता। अगर ये 30 जो है ना यहाँ पे 39 होता तो आंसर मैच कर जाता, लेकिन अगर हम देखें उसको हिसाब से, वैसे हमारा कॉन्सेप्ट डेवलप होना चाहिए। ऑप्शन के चक्कर में भी नहीं पढ़ना है। वैसे एग्जाम में ऑप्शन गलत आते हैं तो दिक्कत तो होती है, लेकिन अभी फिलहाल में कॉन्सेप्ट को समझिएगा क्या क्या चीज़ें और इसमें पूछा जा सकता था। हाँ उसके बारे में भी चर्चा करिए। जैसे एक पॉइंट था हमारे पास ओ, ये था पी, ये था क्यू। अब क्वेश्चन और क्या क्रिएट होंगे, बोला था आर कोई भी पॉइंट है और ये वाली वैल्यू हमको दिया हुआ है 30 डिग्री। तो देखिए ये इस वाले लाइन से अगर देखा जाए तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये 30 है, तो जो सेंटर पे कोण बनेगा ना इसका डबल बनेगा। तो अगर ये पूछा जाता ना तो ये इसका डबल होता, 60 आता आंसर। कितना आता, 60 आता। अगर आपसे ये वाला पूछा जाता ना तो क्या होता कि देखिए ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, तो ये दोनों कोण भी बराबर होते, तो ये वाला भी कितना आता, 30 आता। अगर ये 30 आ गया तो ये पूरा 90 है, ये 30 आ गया तो ये पूरा 90 है। अगर ये 90 है तो देखिए कितना हो जाएगा, 30 है तो ये वाला कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब ये दोनों बराबर होने का मतलब ये दोनों भी बराबर होंगे, तो ये वाला भी कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो कोई भी एंगल यहाँ पे निकाल सकते थे, जो भी एंगल पूछता आप सारे एंगल निकालने के लिए तैयार हैं। हाँ अगर 39 होगा तो आंसर 51 आ जाएगा यहाँ पे, लेकिन अगर हमारे पास 30 दिया है तो 30 के हिसाब से आंसर तो 60 ही आएगा, क्योंकि क्वेश्चन गलत हो सकता है, हम लोग गलत नहीं हो सकते, ठीक है। अगर आपको इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि क्वेश्चन अगर गलत है तो गलत है, क्योंकि जो प्रॉपर्टी है वो कभी गलत नहीं हो सकती अगर आपको क्लियर नॉलेज है उसके बारे में। तो हाफ सर्कल हमेशा कितना होता है हमारा, हाफ सर्कल हमेशा 90 डिग्री बनाता है, ये ध्यान रखेंगे। कुछ बेसिक प्रॉपर्टी इसको नोट रखेंगे जो ज़्यादा बार आपको पूछी जाएगी। एक तो हमारे पास अगर ऐसे कोई सर्कल है और ये सेंटर है, तो यहाँ से यहाँ मिला दीजिए तो भी ये 90 है, यहाँ से यहाँ मिला दीजिए तो भी ये 90 है, यहाँ से यहाँ मिला दीजिए ये भी 90, सभी 90 बनते हैं, ठीक है। इसका रीज़न क्या, क्योंकि ये वाला सेंटर पे 180 बनता है, तो इसी का आधा बनता है परिधि पे, यही आपने पढ़ा है। और यही सेम प्रॉपर्टी को हम ऐसे भी दिखा सकते हैं कि अगर सेंटर पे 2 थीटा बनता है तो ये वाली वैल्यू कितनी होती है, थीटा होती है। अब यही लाइन जब धीरे धीरे ऐसे सीधी हो जाती है ना, एक समय क्या होता है कि यही लाइन देखिए, जो ये सेंटर है हमारा, ये सीधा होते होते एक ऐसे सीधा हो जाएगा, मतलब ये लाइन धीरे धीरे यहाँ पे आ गई, ऐसे आ गई। पहले ऐसे थी, फिर इसको बढ़ाते बढ़ाते हमने ऐसे बना दिया कि ये वाला कितना हो गया, 180 हो गया। तो अब यही एंगल जब इस पे परिधि बनेगा ना यहीं से, तो इसका आधा हो जाता है, 90 हो जाता है। तो इस 90 का रीजन भी यही है, कहीं ना कहीं से यहीं से निकल के आया हुआ है। तो ये बेसिक चीज़ आपके पास क्लियर होना चाहिए कि अगर सेंटर में बनेगा तो इसका डबल बनेगा, और यहाँ से अगर हमारे पास क्या होगा कि ये बना कैसे, क्योंकि 180 है तो इसलिए आधा हो जाता है, ठीक है। रीजन वही है।
और बाकी आप बेसिक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि रेडियस का ध्यान रखना है कि रेडियस अगर सर्कल में कभी आते हैं तो वो दोनों बराबर बराबर होते हैं। जैसे सर्कल में अगर मान लीजिए हमारे पास, अगर मान लीजिए कि लाइन इधर ये डायामीटर है, एक लाइन ऐसे गई है कहीं पे भी, तो देखिए ये रेडियस होगा, ये रेडियस होगा, अगर ये वो है तो ये भी रेडियस होगा। अगर इसको मिला देंगे तो देखिए ये दोनों कोण बराबर बराबर आ जाएंगे, अगर इसको मिला देंगे तो ये दोनों कोण बराबर हो जाएंगे। तो इसका ध्यान रखना है कि अगर रेडियस अगर एक से ज़्यादा बार दिख रही है, इसका मतलब दो भुजाएं बराबर हैं तो दो कोण भी बराबर होंगे सामने वाले। यहाँ से क्वेश्चन आपको क्रिएट करके पूछा जाएगा, बेसिक अगर देखा जाए तो। अच्छा, वीडियो चल रहा है, कुछ लोगों को चल नहीं रहा था तो वो लोग पूछ रहे थे। एक क्वेश्चन और देखिए, सीबीटी 1 में आपसे पूछा गया नंबर सिस्टम से या बेसिक कैलकुलेशन से, और इस पे मैंने बहुत सारा वीडियो बनाया है, ठीक है, मतलब वैदिक मैथ्स में आप देखेंगे तो होगा। और स्पेशली सीबीटी 2 वाले बिल्कुल ध्यान रखें, इस पैटर्न पे क्वेश्चन इनका बहुत फेवरेट क्वेश्चन हो गया है। 2017 वाले मेंस में, 2017 एनटीपीसी सीबीटी 1 में, 2021 वाले सीबीटी 1 में और सीबीटी 2 में भी इस तरीके का मल्टीप्लिकेशन वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं जिनका कोई लॉजिक होता है। और आप चेक कर लीजिएगा, सारे के सारे मिल जाएंगे आपको। कम से कम मान के चलिए कि 15 से 20 क्वेश्चन आए हुए हैं जो सीबीटी 1 और सीबीटी 2 17 वाले में आए, प्लस सीबीटी 1 2021 में भी ये क्वेश्चन दिख गया मुझे लगा कि रिपीट नहीं किया होगा, लेकिन क्वेश्चन रिपीट किया है, मतलब आपको रिपीटेशन मिलेगा। सेम डेटा के साथ नहीं मिला, लेकिन छोटा डेटा के साथ मिला है। हाँ, क्लास स्टार्ट नहीं, लेट नहीं हुआ, क्लास टाइम से स्टार्ट हुआ, आप लोगों ने पहले देखा नहीं होगा, ठीक है। तो अगर हमारे पास ये डेटा सेम होते हैं, मतलब सेम सेम नंबर रहते हैं, तो उस केस में क्या होता है, सेम सेम नंबर वाले में हम जो, जैसे अगर हमको इसमें गुणा करना है 9 8 7 इंटू में 9 9 9, तो अगर इन दोनों का नंबर सेम है ना, तो हम बस क्या करते हैं, इसमें एक कम कर लेते हैं, 9 8, और इसमें एक कम करेंगे तो 6 आ जाएगा। पहला कॉन्सेप्ट तो ये हो गया। तो इसमें एक कम होगा तो पहले तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, तो एक ही ऑप्शन बचा, बस गुणा भी करने की जरूरत नहीं पड़ी। देखिए ये तो एक कम होता है, उसके बाद हम जोड़ते हैं, इसमें कि क्या जोड़ें तो बोलेंगे 0 जोड़ लीजिए कि 9 हो जाए, इसमें क्या जोड़ें तो आप बोलेंगे 1 जोड़ लीजिए, इसमें क्या जोड़ें तो आप बोलेंगे 3। तो ये आगे भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर हमने देखा कि इसमें एक कम करना, तो एक तो इसमें भी कम नहीं, ना तो इसमें ना तो इसमें, तो यही वाला एक ही आंसर है। तो सीधा वैसे भी आंसर आपको दिखाई दे रहा है, पूरा बिना गुणा किए भी बड़े बड़े क्वेश्चनों का आंसर निकाल सकते हैं। अच्छा, कुछ लोगों का क्लास नहीं स्टार्ट हो रहा था क्या? कुछ टेक्निकल इशू चल रही है अभी एप्लीकेशन पे, जिसकी वजह से कुछ लोगों को क्लास नहीं भी दिख रहा था, ऐसा मैंने भी देखा। हाँ, कि कुछ लोग ज्वाइन नहीं कर पा रहे थे, और क्लास बहुत देर से चल रही है, ठीक है। हाँ, रेणु दुबे जी, जितेंद्र कुमार। तो इसमें दो ही कॉन्सेप्ट होते हैं हमारे पास। देखिए, एक तो होता है कि सेम सेम नंबर होता है, और एक में सेम सेम नंबर नहीं होता है। मतलब ये क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता था, मतलब इस तरीके से भी हो सकता था कि यही 8, अगर ये ऐसा भी होता कि 9 8 7 और इसमें 2 बार 9 होता, तो आंसर क्या होता ना, ये अच्छा क्वेश्चन हो जाता कि अगर इस ऐसा दे देता कि 2 ही बार 9 होता। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे कि जो ये हमारे पास नंबर हो, जैसे यहाँ पे 2 ही नंबर है और यहाँ पे 2 ही नंबर है, तो जो नंबर एक्स्ट्रा बच जाता है ना, इसको इसमें से घटा लेते हैं एक जोड़ के, ठीक है। कितना जोड़ के? एक जोड़ के घटा लेते हैं। तो जैसे अगर यहाँ 9 है तो यहाँ पे 10 घटा लेंगे, उसके बाद हम इन दोनों में ही लगाएंगे कंप्लीमेंट, ठीक है। इन दोनों में ही हम क्या लगाते हैं, कंप्लीमेंट लगाते हैं। ये भी आपको बताया गया, अगर आपको नहीं पता इसके बारे में, इस तरह के मल्टीप्लिकेशन के बारे में, तो कई सारे वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। जैसे आप डालेंगे वैदिक मैथ्स बाय डीपी सिंह, तो वहाँ पे आपको सारे वेरिएशन के बारे में डिस्कस किया गया है इस तरीके को, और उसमें क्वेश्चन भी कराए गए हैं जो सीबीटी 1 में आए हैं कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उसको कैसे अप्लाई करना है इन क्वेश्चनों पर, ठीक है। हाँ, कैसे अप्लाई करना है इन सभी क्वेश्चनों पर। तो ये बैच जो हम लोगों का चल रहा, जो लोग बाद में जुड़े, मैं एक बार बता देता हूँ कि इस बैच के एडमिशन को 2 दिन के लिए शायद और बढ़ा दिया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी एडमिशन नहीं ले पाए हैं और बहुत सारे लोगों के मैसेज मेरे पास भी आ रहे हैं। तो ये बैच हम लोग पढ़ रहे हैं अंतिम प्रहार बैच, जो सीबीटी 2 और ग्रुप डी के लिए स्पेशली फोकस किया जा रहा है। 30 डेज का स्पेशल कोर्स होगा, एक ऐसा कोर्स जहाँ से कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलने वाला जो आपके एग्जाम में उस तरीके के क्वेश्चन ना आए। मतलब सारा आपको पैटर्न कवर किए जाएंगे, वो एलसीएम एचसीएफ हो, वो आपके ज्योमेट्री हो, वो मेंसुरेशन हो, वो परसेंटेज हो, प्रॉफिट लॉस हो, पार्टनरशिप हो, टाइम एंड वर्क हो, हर टाइप के क्वेश्चन आपके साथ कराए जाएंगे यहाँ पे, और पूरी तरीके से आपको तैयार किया जाएगा, ठीक है। पूरी तरीके से तैयार का मतलब, अगर आप किस अपनी हालत में अगर आप 35 में से 25 नंबर ला रहे हैं, तो हमारा काम उसको 35 तक पहुंचाना, ठीक है। अगर आप 3-4 नंबर आपके छूट रहे हैं, तो वो भी आपको वहां तक क्लियर किया जाएगा, ठीक है। और इसमें मेन मोटिव हमारा वही है कि जो लोग ऑलरेडी कहीं ना कहीं पढ़े हों, पहले से पढ़े हों, कुछ जानते हो बेसिक, वो उसके ऊपर का लेवल की चीज़ें हम लोग करेंगे। वैसे क्वेश्चन देखिए दोनों रखे जाएंगे, थोड़ा ईजी वाले भी रख लेंगे, जो ज़्यादा बार रिपीट होते होंगे, ठीक है, उनको हम लोग दोबारा भी रखेंगे,
ठीक है। बाकी कई लोगों की क्लास स्टार्ट हो नहीं रही है, ठीक है, ऐसे कमेंट हमको देख रहे हैं, अभी आ रहे हैं। तो एक बार मुझे टेक्निकल टीम से भी बात करनी पड़ेगी कि ऐसा क्या इशू आ रहा है। ऐसा तो नहीं कि बहुत सारे लोग अभी लाइव आ ही नहीं पाए हैं, ठीक है, और उनकी क्लास छूट रही है, ऐसा कैसे हो सकता है। कुछ टेक्निकल इशू एप्लीकेशन पे चल भी रही थी। और देखिए इसकी फीस भी बहुत मिनिमम रखी गई है, तो जितने लोग हों आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर लीजिए, क्योंकि इसको बाद में हम लोग क्लोज करने वाले हैं, तो उन लोगों तक पहुंच जाए जिनको इसकी ज़रूरत हो, ठीक है। जो लोग तैयारी करना चाहते हैं और उनको कुछ मैथ्स में मार्क्स आते हैं, बेसिक उनको नॉलेज है, बस उनको थोड़ा सा अपना लेवल को इंक्रीज़ करना है। जैसे इसमें तो मुझे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट दिखाई दे रहे हैं जिनका तो मतलब 100% फिक्स है कि वो आपको बहुत आसानी से 35 में 35 ला सकते हैं, ठीक है, बस उनको थोड़े से पढ़ने की ज़रूरत है। इस सेशन में CBT2 टोटल क्वेश्चन कराया जाएगा। देखिए CBT2 टोटल क्वेश्चन मतलब हम नहीं समझ पा रहे हैं, हम इसमें करेंगे क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन 10 ही कराया जाए, 15 कराया जाए, लेकिन आपको सिखा दिया जाएगा, ठीक है। मेन चीज़ है कि आपने सीखा क्या, क्या कुछ नया सीखा क्लास से, क्या चीज़ें जो आपको नहीं आती उसको सीख लिया, या फिर आपको आती थी तो कुछ स्पीड में लगाना सीख लिया। तो हम उस पर फोकस करेंगे कि आपको 30 दिन में इस तरीके से तैयार किया जाए कि आप एग्जाम में पूरे क्वेश्चन कर ले, ठीक है, और यहाँ स्पीड सीखना है। अच्छा, यदि CBT2 में टोटल प्रैक्टिस कराया जाएगा सर जी, यदि नंबर अलग अलग हो तो कैसे होगा। नंबर मतलब कैसे अलग अलग होगा, क्या नंबर अलग अलग हो तो कैसे करेंगे, किस चीज़ की बात कर रहे हैं हम। हाँ, आप अपने डाउट भी पूछ सकते हैं पूरी तरीके से। जैसे जो लोग बाद में ज्वाइन किए ना उनके अलग अलग क्वेश्चन हमको लग रहा पूछे रहे हैं। बताइए क्या पूछना चाह रहे हैं। यदि नंबर अलग अलग हो तो कैसे करें, कैसा नंबर अलग हो। हाँ पूछिए, डाउट पूछिए अपने। आज देखिए यहीं तक करेंगे हम लोग, इससे आगे नहीं चलेंगे, लेकिन अगर आपको कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट पूछ सकते हैं, कैसा भी क्वेश्चन। आप कोई स्पीड टेस्ट देते हो जहाँ पे क्वेश्चन आपको मुश्किल लग रहा हो, वो क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। रिकॉर्डेड वीडियो आपके पास ये अक्टूबर तक रहेगा, जो इस हाँ मतलब 6 महीने चलेगी पूरी की पूरी क्लासेस। 6 महीने रहेगी क्लास, तो 30 दिन ही चलने वाला है और एग्ज़ाम तक। उसके बाद आपको वीडियो हमेशा मिलेगा, ज़रूरत पड़ेगी तो क्लासेस और भी बढ़ाएंगे हम लोग इसमें। ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है कि 30 ही दिन चलेगा, जितना मैं बोलता हूँ उससे ज़्यादा ही आपको मिलता है। हर बार ऐसा हुआ है कि जो भी चीज़ें आपसे प्रॉमिस की गई, जैसे अगर बोला गया कि आपको 30 सेट दिया जाएगा तो वहाँ पर आपको 35-40 सेट भी दिए गए हैं। वो तो अगर पेपर के ऊपर जैसा होगा। रही बात वैलिडिटी की, तो आपके एग्ज़ाम को ध्यान में रख के ही रखा गया कि अक्टूबर तक मैक्सिमम हो जाएंगे। अगर उसमें भी डिले होगा तो आपको वैलिडिटी और भी थोड़ी बढ़ाई जा सकती है। ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं आपको उस पर करना है, ठीक है, कि आपसे बस वो बैच ले छीन लिया जाए, ऐसा कोई उम्मीद नहीं चाहते ना, तो ऐसा कुछ सोच रहे हैं हम। बाकी CBT1 जैसे आपके क्वेश्चन जो लोग बाद में जुड़े, एक बार मैं बता देता हूँ कि अभी ज़्यादा क्वेश्चन हमने नहीं किया, थोड़ा सा डिस्कस किया। एक तो हमने किया ये LCM SCF वाले क्वेश्चन पे डिस्कशन, दूसरा हमने किया है स्टिग्नोमेट्री कम्प्लीमेंट्री एंगल पे डिस्कशन, और क्वेश्चन पे डिस्कशन होगा, ठीक है, जो एडवांस मैथ्स का क्वेश्चन होगा उस पर डिस्कशन चलेगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट वहीं पर है। बाकी जो अर्थमेटिक है वो ईजी होगा, तो उस पर लगाने का तरीका सीखेंगे। जहाँ भी से एडवांस मैथ्स था तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया था, और बाकी ये बेसिक औसत का क्वेश्चन था, इसमें कुछ था नहीं करने के लिए, लेकिन बस समझना था। जैसे यहाँ पे था तो यहाँ पे भी करेंगे। सर्कल में देखिए 12 से 13 प्रॉपर्टी ही है, उन 13 प्रॉपर्टी को अपने माइंड में बस सेट कर लेना आपको। कैसे सेट होगा, जितने बार क्वेश्चन लगाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन रखेंगे सर्कल के, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन रखेंगे हम लोग ट्रायंगल के, जिससे क्या होगा कि आपके माइंड में वो सेट होता जाएगा। 30 दिन में पूरी तरीके से आप तैयार हो जाएंगे, ठीक है। कि जैसे कोई प्रॉपर्टी 2 बार यूज हो गई, 3 बार यूज हो गई, तो आप देखेंगे तो आपको भी वो याद रहेगा एक क्वेश्चन में लगाते समय। हाँ, ग्रुप डी भी कराया जाएगा, बिल्कुल कराया जाएगा, ग्रुप डी के भी क्वेश्चन करेंगे, लेकिन CBT1 वाले क्वेश्चन आपके ग्रुप डी के लिए भी नया है, तो वहाँ से क्वेश्चन कॉपी होने वाले हैं, ठीक है। CBT1 के क्वेश्चन ग्रुप डी में आएंगे, ये श्योर है 100%। इसके लिए रेडी रहिएगा, क्योंकि क्वेश्चन कहाँ से आएंगे। अभी जो नए क्वेश्चन आते हैं, क्या आपको क्या लगता है कि तुरंत तुरंत क्वेश्चन बना लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये लोग कहीं ना कहीं से क्वेश्चन चुरा के ही देते हैं हर जगह। जितने भी रेलवे क्वेश्चन देता है मैक्सिमम क्वेश्चन इनके कहीं ना कहीं से कॉपी पेस्ट होते हैं, कभी डेटा बस बदल देते हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन मंगाते हैं दूसरे से ही लेते हैं। ये लोग क्या करते हैं कि पूरी के पूरी क्वेश्चन किसी टेंडर को देते हैं कि आप क्वेश्चन बना के दीजिए। तो जो बनाने वाला है ना, तो वो एक कॉमन है, जैसे आप हैं ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो लोग काम करते हैं, उनको ये नहीं पता कि पेपर के लिए क्वेश्चन जा रहा है कहाँ जा रहा है। तो वो क्वेश्चन उनको रहता है कि आप डेटा बदल के दीजिए, जैसे पुराने क्वेश्चन है, तो वो पुराने क्वेश्चनों को उठा के देते हैं। तो उसके लिए आपका प्रीवियस ईयर होना बहुत अच्छा है चीज़ है, और यहाँ से क्वेश्चन मिलने वाले हैं, तैयार रहिएगा। ग्रुप डी में भी और CBT2 में भी मिलेगा। लेवल कोई चेंज नहीं होने वाला है। लेवल में क्या होगा कि 2-4 क्वेश्चन कहीं भी मुश्किल आ सकते हैं, किसी भी सेट में आ सकते हैं। हो सकता है कि पहले सेट में ही मुश्किल आ जाए, दूसरे में एकदम इजी आ जाए। तो लेवल के लिए उसमें नहीं करना कि पूरा का पूरा मुश्किल आने वाले हैं, और अगर आएगा तो उसको आप करिए। अगर मुश्किल क्वेश्चन आते हैं तो आपके लिए बेहतर है। अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं तो वहाँ पर आप क्वेश्चन बना लेंगे। जो ईजी वाले होंगे ना, वो लोग सारे लोग बाहर हो जाते हैं जिनको कम नॉलेज होता है। लेकिन अगर 25 के 25 ईजी दे दिया ना, तो फिर वहाँ मेरिट निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है,
ठीक है, वहाँ पे अच्छे स्टूडेंट और कॉमन स्टूडेंट में डिफरेंस नहीं हो पाता है। तो अच्छा क्वेश्चन आना बहुत जरूरी है, वही तो डिसाइड करता है ना कि किसका सिलेक्शन होना है किसका नहीं होता है। अगर मल्टीप्लाई करना, देखिए उसमें जैसे राम कुमार बताएंगे दोनों अलग अलग नंबर हो तब के लिए क्या करेंगे। तो जैसे मान लीजिए इस तरीके का मल्टीप्लिकेशन हो, इनका कहना है कि 2 4 5 7 2 हो और यहाँ पे 5 3 2 1 हो ऐसा। तो इसमें देखिए एक तो यूनिट डिजिट से देख सकते हैं कि ऑप्शन में मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कि 2 और 1 है तो यूनिट डिजिट से काम हो जाएगा। मान लीजिए यूनिट डिजिट नहीं भी दिखा तो लास्ट के टू डिजिट का यूनिट डिजिट निकाल लेंगे क्या आ सकता है, तो वो भी हो सकता है। अगर वो भी नहीं आता तो आप डिजिटल सम लगा सकते हैं, इन सभी नंबर को जोड़ लेंगे, इन सभी नंबर को जोड़ लेंगे, फिर गुणा कर लेंगे और ऑप्शन में भी डिजिटल सम लगा लेंगे, ये भी कर सकते हैं। और दूसरी चीज इसके अलावा अगर गुणा करने के लिए देगा ना, तो ऐसा कोई उसका मोटो नहीं होता गुणा करने का, ऐसा देने का आएगा नहीं। पहले तो जब भी गुणा करने के लिए आता है ना, तो कोई ना कोई पीछे लॉजिक छुपी होती है कि जिनका मल्टीप्लाई किया जा सकता है। वो आपसे मतलब स्मार्ट वर्क चाहते हैं, वो आपके माइंड को चेक करते हैं कि क्या आप जॉब के लिए तैयार है ऐसे जॉब के लिए। तो उसके लिए वो ऐसा ही क्वेश्चन बनाते हैं जिसका पीछे कोई लॉजिक हो, कुछ भी ऐसा नहीं कि आपको बस दे दी बस मल्टीप्लाई करिए। तो ऐसे देना होता तो फिर 20-20 अंक का मल्टीप्लाई करने के लिए दे देते। तो वो तो टाइम टेकन वाली चीजें है। हाँ, अगर वो टाइम टेकन देना चाहेंगे तो क्वेश्चन में कैलकुलेटिव बना सकते हैं, वो हो सकता है। वैसे अगर ऐसे क्वेश्चन मिल भी जाए इनकेस, मतलब इतना ही बड़ा टॉपिक नहीं है, तो आप इसका यूनिट डिजिट से भी चेक कर सकते हैं, डिजिटल सम भी लगा सकते हैं। कुछ नहीं आएगा तो गुणा करना पड़ेगा, ठीक है, सीधा सीधा। और गुणा करने के तरीके आपके पास होने चाहिए, कितने तरीके से करते हैं आप। क्रिस क्रॉस मेथड लगा सकते हैं गुणा करने के लिए। आप इसमें अलग से विलोकनम मेथड लगा सकते हैं, वो हम चीज़ें सीखेंगे जैसा क्वेश्चन आएगा। प्रीवियस ईयर अगर आपको एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन होगा तो हम गुणा करना भी सिखाएंगे उसका, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आपका काम है, देखिए आज अभी बहुत सारे लोग लाइव नहीं आ पाए हैं, हमको ऐसा लग रहा है, ठीक है, क्योंकि कुछ लोगों की क्लास नहीं खोली। तो आपका काम है, देखिए आज पहला है कि लास्ट 2 दिन के लिए अभी इस ऑफर को हम इंक्रीज कर रहे हैं कि बाकी लोग इसमें ज्वाइन हो जाए। और आपका काम है कि आप इसको शेयर कर लीजिए ज़्यादा लोग, क्योंकि बाद में फिर अब इसको चेंज नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो 2 दिन और इसको हम कर रहे हैं, 2 डेज और एक्स्ट्रा। और जो लोग भी लेना चाहते हैं, लगभग इसमें मैक्सिमम लोग हो ही चुके हैं, पूरे पूरे 10,000 तो नहीं हुए, लेकिन लगभग पूरे ही होने वाले हैं। और दूसरा चीज़ 2 दिन और इंक्रीज किया, क्योंकि बहुत सारे लोग चाह के भी अभी नहीं ले पाए किसी भी रीज़न से, जो भी उनका पर्सनल रीज़न रहा हो, तो उनको भी मौका मिल जाए कि वो सभी लोग आ जाएँ साथ में करें, ठीक है। और हम चाहते हैं कि इन 10,000 लोगों का सभी के सभी का सिलेक्शन हो कहीं ना कहीं, या तो ग्रुप डी में जाए या तो CBT 1 में जाए, CBT 2 में सिलेक्शन हो, और उसके लिए तैयार रहें सभी लोग, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, रेडी रहे सभी लोग। और कल थोड़ा सा तैयार रहिएगा, कल हम लोग टाइम थोड़ा और इंक्रीज करने वाले हैं इसमें, ठीक है। टाइम इंक्रीज करेंगे क्योंकि हम 1 घंटा नहीं देंगे आपको, ज़्यादा देंगे जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो, ठीक है। आज पहली क्लास थी जिससे हम थोड़ा सा बस मिलना चाह रहे थे सभी से कि किसका किसका कौन कौन है लोग इसमें। और पहले दिन ही बहुत सारा चीज़ इसमें कुछ लोगों का लाइव नहीं देख पा रहे हैं, क्या हो सकता है देख पा रहे हो वो कमेंट नहीं कर पा रहे हैं। तो रेडी रहे कल से, सेम टाइम और सेम जगह, ठीक है, इसी में मिलेंगे हम लोग एक नई एनर्जी के साथ, ठीक है।